तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हमारे टॉपिक का नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है ये इनहेरिटेंस प्रिंसिपल को क्रोमोसोम से रिलेट करती है। आज के टाइम हमें मालूम है कि क्रोमोसोम ही वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर में हमारे जीन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये पहली बार ये बात बताई थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ने। अब अगर हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करें, मेंडल की बात करें, तो मेंडल हमेशा ये बोलते थे कि कोई भी कैरेक्टर सेल के अंदर में प्रेजेंट या ऑर्गेनिज्म के अंदर में डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे पास में हाइट के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, सीड शेप के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कुछ डिस्क्रीट यूनिट हैं जो सेल में प्रेजेंट होती हैं और ये अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। पर ये यूनिट्स, ये जो फैक्टर हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड है, इनकी फिजिकल प्रेजेंस कहाँ पर होती है, ये मेंडल कभी भी समझा नहीं पाए थे। इसी को समझाया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ने। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किसने किया है और क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं वो हमें समझना है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया था सटन एंड बोवेरी नाम के दो साइंटिस्ट ने, सटन एंड बोवेरी। इन्होंने बताया कि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर में जीन्स लोकेटेड होते हैं। जो हमारे जीन्स होते हैं, ये जीन्स इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर में लोकेटेड होते हैं। तो इससे हमारे पास रिलेशन बना जीन्स और क्रोमोसोम का, या फिर इनहेरिटेंस और क्रोमोसोम का। लेकिन ये इस कंक्लूजन तक कैसे पहुँचे? ये इस कंक्लूजन तक पहुँचे थे अपनी मियोसिस स्टडी के बेसिस पे। ये दोनों मियोसिस सेल डिवीजन को स्टडी कर रहे थे और इन्होंने पाया कि जो मियोसिस में क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है ड्यूरिंग मियोसिस, हम उसकी मदद से मेंडल के फैक्टर्स का इनहेरिटेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्रोमोसोम का बिहेवियर और मेंडल के फैक्टर्स का बिहेवियर दोनों के लिए सेम चीज़ें एप्लीकेबल हो रही थी। उसी बिहाफ पर इन्होंने, इसी सिमिलैरिटी पर बिहाफ पर उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया था। जैसे कुछ सिमिलैरिटीज़ इनके बीच में क्या होती हैं कि दोनों बोथ अकर इन पेयर। चाहे हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास में कोई भी फैक्टर के दो कॉपीज़ होती हैं, इसी तरह से जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी होमोलोगस कॉपी की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में या डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज़ होती हैं जिनको हम होमोलोगस कॉपी या होमोलोगस क्रोमोसोम कह करके बुलाते हैं। तो ये भी पेयर में एग्जिस्ट करता है, ये भी पेयर में एग्जिस्ट करता है, दोनों पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, गैमीट बनते टाइम दोनों का जो गैमीट में मूवमेंट होता है वो भी सिमिलर है। जो दूसरी सिमिलैरिटी है वो गैमीट बनते टाइम पता लगती है। जब गैमीट फॉर्म होता है तो उस टाइम पर जो पेयर ऑफ फैक्टर्स थे ये दोनों अलग हो जाते हैं और एक फैक्टर एक गैमीट में जाता है, दूसरा वाला दूसरे गैमीट में जाता है और जाने की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। ये हमने पढ़ा था मेंडल के सेग्रीगेशन लॉ के हिसाब से। इसी चीज़ को हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। हमारे पास में जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर में हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज़ होती हैं, लेकिन जब गैमीट फॉर्म होता है तो हमें मालूम है गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड गैमीट का मतलब है इनके पास में हर एक क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी पहुंचती है। मतलब अगर इस क्रोमोसोम नंबर 1 को देखें तो इस गैमीट के पास क्रोमोसोम नंबर 1 की एक कॉपी आएगी और इस वाले गैमीट के पास क्रोमोसोम नंबर की दूसरी कॉपी आएगी, एक ही कॉपी आएगी। तो जैसे फैक्टर गैमीट बनते टाइम अलग हो जाते हैं, एक एक कॉपी जाती है, वैसे ही क्रोमोसोम भी गैमीट बनते टाइम अलग हो जाते हैं और एक एक कॉपी हर एक गैमीट में पहुँच जाती है। तो क्या ये सिमिलैरिटी दोनों के बीच में इस्टेब्लिश कर रही है? इसी के बेसिस पे सटन एंड बोवेरी ने समझाया था कि क्रोमोसोम की लोकेशन, जो जीन्स की लोकेशन है वो कहाँ पर है? क्रोमोसोम के ऊपर। एक क्रोमोसोम के ऊपर ही हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और क्योंकि हमारे जीन्स होमोलोगस कॉपी की फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो जीन्स का भी कितना नंबर प्रेजेंट होगा? 2। तो हाइट के लिए यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। अब इस क्रोमोसोम पे ऐसा नहीं है कि एक ही जीन है, बहुत सारे जीन है। मान लो यहाँ पे बी जीन है, यहाँ पे स्मॉल बी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे कैपिटल ई है, यहाँ पे डी है, ये होमोजाइगस कंडीशन में डी है। तो एक क्रोमोसोम पे कई सारे जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं और यही चीज़ पहली बार बताई थी सटन एंड बोवेरी ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से एक और चीज़ आपको समझ में आनी है कि भाई हमारी बॉडी में क्रोमोसोम का भी नंबर तो एक होता नहीं है, हमारी बॉडी में क्रोमोसोम भी तो मल्टीपल होते हैं ना। हमारी बॉडी में जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब हमारे पास 23 होमोलोगस पेयर्स हैं क्रोमोसोम के।
ये है क्रोमोसोम नंबर 1। मान लो ये क्रोमोसोम कोई दूसरा क्रोमोसोम है, ये 1 है, ये 2 है। हर क्रोमोसोम पर अलग अलग तरह के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। मान लो यहाँ पर क्या ए जीन प्रेजेंट है, यहाँ पर बी जीन प्रेजेंट है, यहाँ पर डी जीन प्रेजेंट, यहाँ पे एफ जीन प्रेजेंट है, यहाँ पर एच जीन प्रेजेंट है। तो अलग ऐसे ही हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो 23 के भी देख सकते हैं, अभी हम 2 का देखते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम पर भी हो सकते हैं जीन, और कुछ ऐसे भी जीन हो सकते हैं जो अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, तो इन दोनों को जीन्स का बिहेवियर भी अलग होता है। भाई जितने भी जीन एक सिंगल क्रोमोसोम पर होते हैं वो इंडिपेंडेंट मूव नहीं कर सकते। भाई अगर वो सेम क्रोमोसोम पे है तो वो साथ साथ मूव करेंगे, ऑब्वियस सी चीज़ है ना। मान लो अगर आपने बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं, ये क्रोमोसोम एक इंसान है, इसने 2 कपड़े पहन रखे हैं ए और बी, तो जहाँ जहाँ ये क्रोमोसोम जाएगा क्या ए और बी साथ में जाएंगे? हाँ। तो ऐसे जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंट पेयर फॉर्म नहीं करते, जबकि ऐसे जीन जो अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं वो इंडिपेंडेंट पेयर फॉर्म करते हैं। तो एक बार जब हमें ये पता लग गया कि जीन्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं, तो हमें ये भी समझ में आया कि जीन के पेयर 2 टाइप के हो सकते हैं। जीन के बीच में जो रिलेशन होता है 2 जीन्स के बीच में, वो 2 तरह का हो सकता है। या तो जीन इंडिपेंडेंट पेयर की फॉर्म में हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट पेयर की फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर लिंक्ड फॉर्म में हो सकते हैं, लिंक्ड पेयर। लिंक्ड मतलब नॉट इंडिपेंडेंट, ऐसे जीन पेयर जो आपस में इंडिपेंडेंट नहीं हैं। इसका एग्जाम्पल इसी से समझते हैं हम। अगर हम अपने ऊपर देखें इस वाले क्रोमोसोम पर, क्या ए और एच, अगर हम ए और एच की बात करते हैं तो क्या ये इंडिपेंडेंट है? हाँ, ए और एच का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों को अगर हम कंसीडर करेंगे तो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। क्या बी और एच भी इंडिपेंडेंट है? हाँ, ये भी इंडिपेंडेंट है। क्या ए और एफ भी इंडिपेंडेंट है? हाँ, ए और एफ भी इंडिपेंडेंट है। ये सारे इंडिपेंडेंट पेयर हैं। क्या बी और एफ? हाँ, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्रोमोसोम लिए हैं वो दोनों पेयर्स में एक जीन किसी एक पहले वाले क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और दूसरा वाला किसी दूसरे पर प्रेजेंट है। तो जब भी हमारा जीन अलग अलग होमोलोगस पेयर पे प्रेजेंट है तो उनके बीच में इंडिपेंडेंट पेयर फॉर्म करेंगे। पर दूसरे तरह के जो जीन्स होते हैं जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ए और बी ये जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये साथ में लिंक्ड हैं। अच्छा, इसके साथ में एच और एफ देखो, क्या ये भी लिंक्ड हैं? हाँ, तो ये भी लिंक्ड हैं। तो मतलब हमारे जो जीन्स होते हैं वो अब 2 तरह के हो गए, इंडिपेंडेंट और लिंक्ड। इंडिपेंडेंट अगर वो अलग अलग क्रोमोसोम पर है, और लिंक्ड या फिर नॉट इंडिपेंडेंट अगर वो एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। तो इंडिपेंडेंस अब जो चीज़ है वो क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में बताएंगे हम। क्रोमोसोम भले से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जीन का इंडिपेंडेंस डिपेंड करता है कि वो सेम क्रोमोसोम पर है या फिर अलग अलग क्रोमोसोम पर है। तो इसीलिए जो हमारा पॉइंट आपने टेबल देखी होगी क्रोमोसोम और जीन की, तो उसमें एक लाइन भी लिखी हुई है जिसमें जीन और क्रोमोसोम के लिए एक लाइन लिखी हुई है कि अगर ईच पेयर सेग्रीगेट और इनहेरिट इंडिपेंडेंटली, अगर हर एक पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होता है, तो इसका मतलब है कि वो क्रोमोसोम के लिए बात कर रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम 100% टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, ये कभी भी लिंक्ड नहीं होते। जीन्स 2 तरह के हो सकते हैं, जीन लिंक्ड भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अगर हम इंडिपेंडेंट पेयर की बात करेंगे तब ये बात सही है कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं, लेकिन अगर हम लिंक्ड पेयर की बात करेंगे तो वो बात ठीक नहीं है। तो वहाँ पे एक दूसरे पॉइंट पे अपोजिट साइड पे उसी कॉलम में हमारा दिया होगा इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो वो बात किसके लिए सही है? जीन्स के लिए सही है। और जो हमारे पास में लिखा है कि ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो हमारा किसके लिए सही है? क्रोमोसोम के लिए सही है। तो इस तरह से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पर प्रपोज की गई। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भले से सटन एंड बोवरी ने प्रपोज कर दी थी, पर इसको प्रूफ करने का काम किया है टी.एच. मॉर्गन ने। जो इसका प्रूफ दिया है वो सटन एंड बोवरी ने ना दे करके टी.एच. मॉर्गन ने किया है। टी.एच. मॉर्गन ने जेनेटिक्स के कई सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है, बल्कि इतना सारा एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया है कि इनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोला जाता है।
टी.एच. मॉर्गन एक फ्लाई पे काम करते थे, ड्रोसोफिला पे। अपना जितना भी जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया है वो ड्रोसोफिला या फिर फ्रूट फ्लाई, एक छोटी सी मक्खी टाइप होती है जो फ्रूट्स पे उड़ती रहती है, जनरली जो बनाना वगैरह होते हैं वहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसके ऊपर ही अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे। इसी पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को भी प्रूव किया है। क्यों ये ड्रोसोफिला को यूज़ करते थे, ऐसी क्या खास बात है ड्रोसोफिला में? छोटा लाइफ स्पैन, शॉर्ट लाइफ होती है, 2 वीक की लाइफ स्पैन होती है इनकी बस। इनको ग्रो करना बहुत इजी है, कोई बहुत ही सोफेस्टिकेटेड या फिर महंगा मटेरियल इनको नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए। एक सिंपल शुगर सॉल्यूशन भी यूज़ करके आप इनको ग्रो कर सकते हो, तो बहुत सस्ते में ग्रो हो जाते हैं। तीसरा है कि मेल और फीमेल में डिस्टिंक्शन होता है, मेल और फीमेल को पहचानना बहुत ईजी होता है। मेल छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, जबकि अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल कंपैरेटिवली लार्जर होती हैं। बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे इनके पास में क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जिनका इनहेरिटेंस हम बहुत ईजिली पढ़ पाएंगे क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकल है। तो ऊपर से देखकर सिर्फ माइक्रोस्कोप, लो पावर माइक्रोस्कोप से ये कैरेक्टर्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं जो इस ऑर्गेनिज्म को, इस मक्खी को आइडियल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब जेनेटिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव कर दिया। अगर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रूव हो गई, इसका मतलब ये बात सही है कि क्रोमोसोम के ऊपर क्या लोकेटेड होते हैं, जीन्स लोकेटेड होते हैं। तो अगर हम जीन्स के रिस्पेक्ट में मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को समझ सकते हैं, तो क्या हम क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में भी मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं? हाँ। अब हम जितनी भी बात करेंगे, अब हम जीन्स की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में मेंडल के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को हम कैसे समझ सकते हैं। तो एक बार यहाँ पर कोशिश करते हैं गैमीट बनाने की। जैसे हम लोग गैमीट फॉर्मेशन हमने फैक्टर्स की मदद से परफॉर्म किया था, यहाँ पे हम गैमीट बनाने की कोशिश करते हैं क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में। किसी भी सेल के पास में 2 तरह के, एक जीन की 2 कॉपीज़ होती हैं और उसके ऊपर में कहाँ पे लोकेटेड है, जीन के क्रोमोसोम पर। ये बात है G1 फेज़ की। अब ये गैमीट बनते टाइम मियोसिस डिवीजन शो करेगा। मियोसिस डिवीजन से पहले हमारा एस फेज़ होगा। एस फेज़ में क्या होता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, मतलब जितना भी अमाउंट ऑफ डीएनए था क्रोमोसोम में वो डबल हो जाता है। हर एक क्रोमोसोम पे अब 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखेंगी ऐसे। एस फेज़ में डबल हो गया और G1 में हमें दिखने लगता है। अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्या इनके ऊपर में सेम एलील्स प्रेजेंट होते हैं? हाँ, ये तो 100% सेम होते हैं। तो ये कैपिटल टी 2 हो गए और स्मॉल टी भी 2 हो गए। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आएगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है मियोसिस 1 का, मेटाफेज़ 1, मियोसिस 1 का भी मेटाफेज़ 1, क्योंकि मेटाफेज़ 1 ही वो फेज़ है जो डिसाइड करेगा कि गैमीट किस टाइप का बनने वाला है। मेटाफेज़ 1 आपको याद होगा कि सारे के सारे क्रोमोसोम आकर के बाइवेलेंट पेयर की फॉर्म में इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास ये है कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। स्पिंडल फाइबर दोनों पोल से जुड़ जाते हैं इनके पास, अपोजिट पोल से। जैसे ही स्पिंडल पोल जुड़ते हैं तो नेक्स्ट फेज़ कौन सा आता है, एनाफेज़ 1। मेटाफेज़ 1 के बाद एनाफेज़ 1 आता है जो इनको इधर खींच लेता है, आधे इधर और आधे इधर। इस तरह से ये सेपरेट हो जाएंगे। मतलब जो होमोलोगस कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होते हैं किस फेज़ में, एनाफेज़ में। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होते हैं किस फेज़ में, एनाफेज़ 1 में। और हमें एक और चीज़ मालूम होनी चाहिए, जो एलील्स होते हैं, एक जीन के 2 डिफरेंट एलील्स हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर पे एग्जिस्ट करते हैं। एक होमोलोगस पेयर पे हमारा कैपिटल टी एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरे पे दूसरा एलील। तो जब होमोलोगस क्रोमोसोम एनाफेज़ में सेपरेट होते हैं तो उसी टाइम हमारा एलील का सेपरेशन भी होता है। तो किसी भी जीन के जो एलील्स होते हैं वो किस स्टेज में सेपरेट करते हैं, वो हमेशा सेपरेट करते हैं एनाफेज़ 1 में। और एनाफेज़ 1 में सेपरेशन किस तरह से होगा, कौन सा एलील किस साइड जाएगा, वो डिसाइड होगा मेटाफेज़ 1 से। मेटाफेज़ 1 में जिस भी तरह का अरेंजमेंट हमारे क्रोमोसोम का होता है वही डिसाइड करता है कि एनाफेज़ 1 में जो डिवाइड करके क्रोमोसोम कौन सा वाला किस तरफ जाने वाला है। एनाफेज़ 1 के बाद में हमारे 2 सेल बन जाएंगे।
मतलब मियोसिस 1 ख़त्म होने के बाद में एक के अंदर दोनों कॉपी कैपिटल टी की आ चुकी है। भाई ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है ना, कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी। मियोसिस 2 में कुछ खास नहीं होता, क्योंकि मियोसिस 2 में दोनों सेल दो नए सेल बनाते हैं, लेकिन उनमें गैमीट सेम ही जाएगा। मतलब इसमें कैपिटल टी ही जाएगा, इसमें भी कैपिटल टी ही जाएगा, इसमें स्मॉल टी ही जाएगा और इसमें स्मॉल टी ही जाएगा। यहाँ पे एलील्स का सेग्रीगेशन नहीं होता, ये तो सेम तरह के बनाते हैं, तो ये हमारे लिए किसी काम का भी नहीं है। मियोसिस 2 हमारे लिए किसी काम का नहीं है। कौन से टाइप का गैमीट बनने वाला है वो 2 ही फेज डिसाइड करते हैं, एक मेटाफेज 1 और एक एनाफेज 1। बाकी मियोसिस 2 तो डायरेक्ट जो भी एनाफेज 1 के बाद बना है उनको डबल कर देती है। कैपिटल टी को डबल कर देगी और स्मॉल टी को डबल कर देगी। तो यहाँ पर देखें, क्या ये 50% कैपिटल टी गैमीट और 50% स्मॉल टी गैमीट बन रहे हैं? हाँ। तो इसी को बोलते हैं गैमीट फॉर्मेशन। हम क्रोमोसोम की मदद से भी समझा सकते हैं। अब ये तो हमने सेग्रीगेशन लॉ, जो हमारा मेंडल का सेकेंड लॉ था या फर्स्ट लॉ बोलते हैं जिसको आज के टाइम पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो समझाया है। क्या हम क्रोमोसोम के मदद से मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी समझा सकते हैं? बिल्कुल। उसके लिए भी हमें यही यूज़ करना है, मियोसिस यूज़ करना है। और मियोसिस का पर्टिकुलरली मियोसिस 1 का मेटाफेज 1 और एनाफेज 1 डिवीजन हमें इस्तेमाल करना है। अगर इन दोनों को समझ लेंगे तो हम ईजिली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ को भी समझा पाएंगे। देखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ तब काम करता है जब हम दो अलग अलग जीन्स का इनहेरिटेंस एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर 2 होमोलोगस कॉपी बनाते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट जीन्स हमें चाहिए ताकि वो अलग अलग जाएं। यहाँ पर प्रेजेंट है कैपिटल ए, इधर प्रेजेंट है कैपिटल स्मॉल ए, यहाँ पे प्रेजेंट है कैपिटल बी और यहाँ पे प्रेजेंट है स्मॉल बी। ये क्रोमोसोम 1 ये 2 ये मतलब 2 होमोलोगस कॉपीज़ हैं और दोनों होमोलोगस कॉपी पर एक एक जीन प्रेजेंट है। मतलब ये अलग अलग क्रोमोसोम पर है, तो इंडिपेंडेंट जीन पेयर है। और इंडिपेंडेंट जीन पेयर कभी भी हमारे पास होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो उसमें कितने गैमीट बनने चाहिए? उसमें 4 तरह के गैमीट बनने चाहिए, ए बी ए बी ए बी ए बी, और सबकी प्रोबेबिलिटी 50% यानी 1/4 25%, सॉरी 1/4 25%, 25%, 25%। ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि इसी चीज़ को हमें क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में समझाना है आपको। देखो, फिर से हमारा G1 फेज़ आएगा, ये G1 फेज़ था, S फेज़ आएगा, S फेज़ के बाद में G2 फेज़ आएगा। G2 फेज़ में क्या होता है, सारे क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। मतलब क्रोमोसोम के अंदर जो DNA अमाउंट था वो डबल हो जाता है। एक क्रोमोसोम को हम रेड कलर से बना देते ताकि कलर वेरिएशन होगा तो समझने में इजी होगा। ठीक है, क्रोमोसोम 1 ये 2 एक पर प्रेजेंट है कैपिटल ए, एक पे स्मॉल ए, होमोलोगस पेयर में सिस्टर क्रोमेटिड्स में तो सेम ही होते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। ठीक है। अब आएगा मेटाफेज 1 जहाँ पे अरेंजमेंट होगा, लेकिन ये मेटाफेज 1 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट है होमोलोगस पेयर, वो 2 तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा? मेटाफेज 1 में 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। पहली पॉसिबिलिटी ये बनेगी, और दूसरी पॉसिबिलिटी काले वाले के साथ में रेड वाला, ये वाला। मतलब ये अभी भी क्रोमोसोम 1 है, ये 2 है और ये 2 है, 1 1 2 2। लेकिन जो अरेंजमेंट हुआ है ध्यान से आप देखिए, क्या यहाँ पे कैपिटल ए इधर स्मॉल ए, इधर कैपिटल बी स्मॉल बी, इधर यहाँ पर चेंज है, कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पर स्मॉल बी कैपिटल बी। अब क्योंकि मेटाफेज 1 है वहाँ पर 2 तरह के अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट नंबर 1 और अरेंजमेंट नंबर 2, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इन पॉसिबिलिटीज़ के अगेंस्ट में एनाफेज 1 भी इसी तरह से परफॉर्म होगा।
भाई एनाफेज 1 भी तो ऐसा ही होगा ना, अगर मेटाफेज 1 जैसा है उसी बेसिस पे एनाफेज 1 होगा। तो आफ्टर एनाफेज 1 जो 2 सेल हमारे बनने वाले हैं उनके अंदर में एक क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन कैसा जाएगा? पहले वाले में क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन आएगा ये वाला, इसमें दोनों ब्लैक आ रहे हैं एक साइड और दोनों रेड आ रहे हैं एक साइड। क्रोमोसोम 1 2 1 2 यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी और इधर स्मॉल ए स्मॉल बी। यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गई। यहाँ पर देखो क्रोमोसोम 1 का ये और बी का सेकंड वाले का रेड, ऐसे यहाँ पे 1 का ये और सेकंड वाले का ब्लैक। तो अब क्या आएगा? कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। तो ये हमारे पास में 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गई सेल की बेस्ड ऑन कि मेटाफेज 1 में अरेंजमेंट कैसा था और फिर एनाफेज 1 में उसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो जाता है। मियोसिस 2 में तो कुछ होना ही नहीं है। मियोसिस 2 में तो जो भी हमारे पास में मियोसिस 1 के बाद में कॉम्बिनेशन बनता है वही चलता है। तो यहाँ पर गैमीट आएगा ए बी, यहाँ पर गैमीट आएगा ए बी, यहाँ पर गैमीट आएगा ये वाला और यहाँ पर ये वाला। अब देखना ये 2 पॉसिबिलिटीज़ थी जिसमें 50% प्रोबेबिलिटी इसकी थी और 50% प्रोबेबिलिटी होने की इसमें थी। ये दोनों भी 50-50% है, मतलब 50% इसका 50% इसका 50% इसका 50% इसका। अब 50% का 50% कितना हो जाता है? 25%। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये कितना हो जाएगा? 25% 1/4। ये कितना हो जाएगा? 1/4 25%। ये भी 1/4 25% और ये भी 1/4 25%। तो क्या जो चीज़ हमने यहाँ पे बताई थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ की कि हर एक गैमीट इंडिपेंडेंटली 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ बनना चाहिए इस कंडीशन में, तो क्या हमने ये बना दिया? हाँ। और क्यों बनाए? बिकॉज ऑफ मेटाफेज 1 और एनाफेज 1 में इंडिपेंडेंटली क्रोमोसोमल पेयर एक दूसरे के बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अरेंज हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर वेरिएशन आता है और डिफरेंस दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं कि मॉर्गन जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव कर रहे थे तो उस टाइम पर उन्होंने एक फिनोमिनन को ऑब्जर्व किया जिसका नाम है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। उसमें लिंकेज हमारे लिए कुछ नया है, रिकॉम्बिनेशन हमने पहले से 11th क्लास में पढ़ रखा है। तो मॉर्गन ने एक चीज़ नोटिस की, लिंकेज कॉन्सेप्ट को, और लिंकेज से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज का मतलब क्या? लिंकेज मतलब 2 चीज़ों के बीच में जब एसोसिएशन होता है या फिर किसी भी 2 चीज़ के बीच में जब रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो उसको बोलते हैं लिंकेज। जैसे मान लो ए बी और सी, ये 3 बच्चे हैं, एक क्लास में हैं। अब ये तीनों बच्चों में से जो ए और बी हैं ये दोनों दोस्त हैं और सी उनका दोस्त नहीं है, वो कोई क्लासमेट है उनका। अगर ये दोनों दोस्त हैं और कैंटीन में ये वाला जो ए वाला है ये कैंटीन में जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी वाला भी कैंटीन में ही पाया जाएगा? इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बी वाला भी कैंटीन में मिलेगा, क्योंकि इनके बीच में एक एसोसिएशन है, इनके बीच में एक लिंकेज है। पर क्या सी वाला भी कैंटीन में मिलने की प्रोबेबिलिटी है? ज़रूरी नहीं है। सी वाला कैंटीन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो इंडिपेंडेंट है। तो इसको बुलाते हैं लिंकेज। जब भी हमारे पास 2 क्रोमोसोम साथ में इनहेरिट होने की टेंडेंसी रखते हैं, साथ में इनहेरिट होने की चांस होता है, उनका ज़्यादा चांस होता है, तो उन पेयर को हम बोलते हैं लिंक्ड पेयर और फिनोमिनन को बुलाया जाता है लिंकेज। लिंकेज हमें तब दिखाई पड़ता है जब भी लिंक्ड जीन्स के बीच में, मतलब ऐसे जीन जो एक सिंगल क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। मान लो यहाँ पे 3 जीन्स प्रेजेंट है, ए बी डी, ये सेम होमोलोगस कॉपीज हैं। तो क्या ये तीनों के तीनों आपस में लिंक्ड हैं? हाँ, हमेशा ये लिंक्ड होते हैं। पर कोई दूसरा क्रोमोसोम है, मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 4 है, इस पर कोई जीन प्रेजेंट है एच आई, क्या ये आपस में लिंक्ड है? हाँ, ये आपस में लिंक्ड है। पर क्या कोई सा भी कॉम्बिनेशन अगर हम इन दोनों के बीच में बनाए तो वो आपस में लिंक्ड होगा? नहीं, तो ये आपस में लिंक्ड नहीं होगा, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। तो इस कंडीशन में वो लिंक्ड नहीं दिखाई पड़ेगा।
तो लिंकेज का हमें मतलब भी समझना पड़ेगा कि लिंकेज तभी दिखाई देता है जब एक ही क्रोमोसोम पर हमारे डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जितने भी जीन्स एक सिंगल क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं वो सारे आपस में लिंक्ड होते हैं। पर जो लिंकेज होता है वो कभी भी सेम नहीं होता भाई। जो डिफरेंट क्रोमोसोम या जीन्स के बीच में, एक ही क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं, तो क्या सारे जीन पेयर के बीच में लिंकेज सेम टाइप का या अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। दो जीन्स के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम लिंकेज दिखाई पड़ेगा। पर अब ये डिस्टेंस हम मेजर कैसे करेंगे? ये मेजर करते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी से। जो लिंकेज है वो एक और चीज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस के दौरान आपको पता होगा, याद होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ड्यूरिंग मियोसिस वन के दौरान एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स अपना क्रोमोसोम सेगमेंट एक्सचेंज कर लेती हैं, एक दूसरे से वो चेंज कर लेती हैं। तो क्या जो क्रोमोसोम्स आपस में जीन्स लिंक्ड थे, जो चेंज नहीं हो रहे थे, वो रिकॉम्बिनेशन के बाद चेंज हो सकते हैं, नया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिकॉम्बिनेशन के। तो लिंकेज कितना ज़्यादा है वो हम हमेशा डिसाइड करते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी पर। जितना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन उतना कम लिंकेज। जैसे मान लो अगर कोई दो जीन्स 100% लिंक्ड हो, वो बिल्कुल 100% लिंक्ड हो, जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई सा भी जीन हमें 100% लिंक्ड नहीं होते, पर मान के चलो अगर लिंक्ड होते तो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी कितनी आती? 0%। अच्छा, अगर लिंकेज 0% होता, मतलब दोनों के दोनों जीन्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनके बीच में लिंकेज है ही नहीं, तो उस कंडीशन में रिकॉम्बिनेशन 50% होता है। क्योंकि 50% रिकॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट जीन्स के बीच में देखने को मिलता है। 50 से ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट नहीं हो सकती, या तो इससे कम होगी या तो इसके बराबर होगी अगर इंडिपेंडेंट जीन्स हैं तो। अब लिंकेज हमने समझ लिया। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर फ्रिक्वेंसी के न्यूमेरिकल्स अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिंकेज को अरेंजमेंट कैसा होता है। भाई लिंक्ड जीन्स हैं, एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट हैं, बट उन जीन्स का आपसी अरेंजमेंट कैसा है उसके बेसिस पे भी हम जीन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो लिंक्ड जीन्स का अरेंजमेंट दो तरह का हो सकता है क्रोमोसोम पर। सिस अरेंजमेंट, जिसको कपलिंग अरेंजमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है ट्रांस अरेंजमेंट, जिसको रिपल्शन अरेंजमेंट भी बुलाया जाता है। तो दो तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, सिस अरेंजमेंट, कपलिंग अरेंजमेंट, या फिर रिपल्सन अरेंजमेंट, ट्रांस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट हैं, मान लो ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, 1 1 ही ले लेते हैं। जो भी जीन यहाँ पर प्रेजेंट है उन सबका डोमिनेंट वाला एक क्रोमोसोम पे होगा और रिसेसिव वाला दूसरे पे होगा, तो इसको बोलते हैं सिस फेज। दूसरा अपोजिट केस हो जाता है, एक का डोमिनेंट, दूसरे का डोमिनेंट, दूसरे का रिसेसिव, तो इसको बोलते हैं ट्रांस और रिपल्शन फेज। तो ये दो तरह के हमारे पास में लिंकेज कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ते हैं। लिंकेज यानी कि कितना ज़्यादा वो साथ में इनहेरिट होने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लिंकेज फ्रीक्वेंसी कैसे गमीट फॉर्मेशन को अफेक्ट करती है। भाई अगर लिंकेज 0 होता, लिंकेज 0% होता, मतलब जितने भी जीन्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होते। तो इंडिपेंडेंट जीन्स के केस में अगर हमारे पास में ऐसा जीन है तो सारे गैमीट कॉम्बिनेशन बराबर बनते हैं। ए बी 25%, ए बी 25%, ए बी 25%, मतलब सबके सब 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 बनते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो जीन्स आपस में लिंक्ड हैं, उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी है, फिर गैमीट फॉर्मेशन पर क्या फ़र्क आता है वो हमें समझना है। तो मान लो एक क्वेश्चन देते हैं कि दो जीन्स हैं इस कंडीशन में और इनका सिस अरेंजमेंट है, जो आपसी अरेंजमेंट है वो सिस अरेंजमेंट है, मतलब कुछ इस तरह से अरेंज्ड है। तो कितने तरह के गैमीट बन सकते हैं अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी दोनों जीन्स के बीच में 20% हो? जो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी है वो 20% है। अब देखो यहाँ पर दो तरह के गैमीट्स बनते हैं, एक होते हैं पेरेंटल
जिनका जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन सेम पेरेंट जैसा ही उठ के आ जाता है, उसमें चेंज ही नहीं होता। और दूसरे होते हैं रिकॉम्बिनेंट्स, जो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन के बाद डेवलप करते हैं, जिनको नॉन पेरेंटल भी बोला जाता है। पेरेंटल जिसमें नो क्रॉसिंग ओवर, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर बिना हुए गैमीट बनते हैं। और दूसरे होते हैं रिकॉम्बिनेंट्स नॉन पेरेंटल, जो क्रॉसिंग ओवर के बाद बनते हैं। अब इसको हम कैसे बनाने वाले हैं भाई, हमारे पास देखो ये है, तो पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी 20% है, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट्स या नॉन पेरेंटल बनेंगे वो 20% बनेंगे। अब इस कंडीशन में नॉन पेरेंटल कौन कौन से होंगे, ए और बी, ये नॉन पेरेंटल होगा और ये नॉन पेरेंटल होगा, जबकि पेरेंटल वाले ये होंगे और ये होंगे। पेरेंटल वाले कितने और नॉन पेरेंटल कितने हैं, 80% ये हैं, मतलब 40-40 ये हैं, हाफ हाफ हो जाएगा, और 20% ये हैं, मतलब 10% ये बनेंगे और 10% ये बनेंगे। इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।